नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये हमारी पहल का पहला वीडियो है और इसके माध्यम से हम यूपीएससी मेंस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए आवश्यक कंटेंट टू द पॉइंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को कई गुना बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी मेंस की परीक्षा में आंसर राइटिंग में कंटेंट, आपकी स्पीड, आपका लेखन शैली, ये सभी मायने रखती है। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास एक सैंपल उपलब्ध हो, ताकि आप अपने उत्तर लेखन के पश्चात उस सैंपल के माध्यम से अपने आंसर को चेक कर सकें और एक सापेक्षिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आप एक अच्छा उत्तर लिख सकें। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल हमारा उत्तर जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप वो ही लिखें। आप अपने स्तर से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। बस हमारा यह उत्तर आपके लिए एक सैंपल के रूप में कार्य करेगा। इसमें आपको निश्चित समय सीमा और निश्चित शब्द सीमा के आधार पर आपको ये कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात जहां 250 वर्ड की आवश्यकता होगी, अर्थात 250 वर्ड की जहां आवश्यकता है, वहां आपको कंटेंट पूर्णतः और निश्चित समय सीमा और शब्द सीमा के आधार पर आपको 250 शब्द में ही उत्तर मिलेगा। और जहां 200 शब्द की आवश्यकता है, आपको उसका उत्तर 200 शब्द में ही मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको लेकर एक ये गलतफहमी होगी कि अगर हम 200 या 250 वर्ड से अगर ऊपर लिख देते हैं तो हमारा आंसर चेक होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा ये भ्रम है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट बेस्ट है तो आप अगर 300 वर्ड भी लिख रहे हैं 250 वर्ड के क्वेश्चन में, तब भी आपको पर्याप्त नंबर और अच्छे नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि आपका कंटेंट अगर बेकार है और आप लगातार 300 और 350 वर्ड अगर उसमें डाल देते हैं, तो आपको हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन चेक ना हो और क्रॉस कर दिया जाए। इसलिए आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए और हमारी इस पहल में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको बेहतर कंटेंट टू द पॉइंट प्रदान कर सकें, ताकि आप अपने एग्जाम में उन पॉइंट्स का यूज़ करके अपने कंटेंट को बेहतर बनाएं। और इसमें हालांकि हम पूरा उत्तर आपको ऑडियो के माध्यम से भी और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। और हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ हमारे नेक्स्ट वीडियो, जब हमारी मेंस आंसर राइटिंग पर नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, हम चाहते तो इसका पीडीएफ आज की इस वीडियो में भी प्रोवाइड करवा सकते थे, लेकिन इससे जो हमारा उद्देश्य है वो विफल हो जाता। हमारा उद्देश्य है कि आप सबसे पहले हमारे कंटेंट को सुनकर अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास करें। उसके बाद जब हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराएं, तब आप एक शब्द सीमा देखें कि हमने किस तरह से एक निश्चित शब्द सीमा में और एक लेखन शैली, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम, किस तरह से लेखन शैली को सुधार किया जा सकता है, वो आप हमारे पीडीएफ में जो हम आपको आर्टिकल प्रोवाइड करवाएंगे उसके माध्यम से आप अपनी लेखन शैली को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों पर चर्चा करें। जनता कर्फ्यू आपातकाल से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है, भारतीय संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से नहीं होता है, तो संविधान में उसके उपाय के रूप में आपातकालीन प्रावधानों की भी चर्चा की गई है। जहां आपातकालीन प्रावधान प्रशासनिक स्तर पर लागू किए जाते हैं, वहीं जनता कर्फ्यू जनता द्वारा जनता के लिए लगाया जाने वाला कुछ नैतिक प्रतिबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा की चर्चा करता है।
जिसका उद्देश्य संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकना तथा सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक विद्रोह के दौरान राज्य को सुरक्षा उपलब्ध कराना है। लेकिन जनता कर्फ्यू का कोई भी संवैधानिक उद्देश्य नहीं होता है। यह व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर किसी भी उद्देश्य से लागू किए जाने वाला एक नैतिक दायित्व है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य। आपातकालीन प्रावधानों के लागू होने की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के परामर्श के पश्चात लिखित अनुमोदन के आधार पर की जाती है। लेकिन जनता कर्फ्यू में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जहां एक ओर आपातकालीन प्रावधान निश्चित और पूर्व लिखित समयावधि के आधार पर लागू किए जाते हैं और भाग 3 में वर्णित प्रावधानों पर भी सीमा आरोपित करते हैं, वहीं जनता कर्फ्यू में ऐसा कोई भी प्रावधान या प्रतिबंध लागू नहीं किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जहां आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य संवैधानिक तंत्र की पुनः बहाली करना है, तो वहीं जनता कर्फ्यू का उद्देश्य जनता को उसके नैतिक उत्तरदायित्वों को समझाते हुए स्वशासन की ओर प्रेरित करना है, जो भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है। दोस्तों, बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, गरीबी व कुपोषण किसी महामारी से निपटने में भारत जैसे विकासशील देशों में अवरोधक का कार्य करती है। कथन का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं इसके उत्तर की। वर्तमान में विश्व एक राष्ट्र के रूप में गंभीर महामारी का सामना कर रहा है और इस कोविड-19 की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जहां एक ओर सरकारों द्वारा लॉकडाउन को एक सकारात्मक साधन के रूप में अपनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीबी और कुपोषण जैसी समस्याएं इसकी नकारात्मक बाध्यताओं के रूप में सामने आई हैं, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर देखा जा सकता है। जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व राष्ट्रों ने जिस सतत विकास लक्ष्य को अपनाया था, जिसका लक्ष्य 1 और 2 गरीबी और भुखमरी से निपटने की बात करता है, वह भी पूर्ण होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी महामारी अपने साथ विविध चुनौतियां लेकर आती है, जैसे स्वच्छता, सुरक्षित आवास, स्वस्थ सुविधाएं, सुपोषित भोजन तथा स्वच्छ पानी की व्यवस्था और गरीबी आदि। भारत सहित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में पहले से ही चिंताजनक बनी हुई है। वहीं इस महामारी ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, क्योंकि महामारी के दौरान सरकार की पहली प्राथमिकता होती है इसके संक्रमण को रोकना, जिस कारण गरीबी और कुपोषण द्वितीयक स्तर पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में गरीबी और कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति स्वयं को संक्रमित होने से रोकने की अपेक्षा भूख शांत करने को वरीयता देता है, जिसमें प्रवासन जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जिस कारण इसके संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, चेन ब्रेकिंग जैसे उपाय अपना महत्व खोने लगते हैं, जो महामारी से निपटने में विकासशील देशों के लिए अवरोध का कार्य करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि महामारी से निपटने के लिए कोई भी उपाय तभी कारगर सिद्ध होंगे जब मानव पूंजी के विकास में भारत शीर्ष स्तर पर हो, अन्यथा गरीबी और कुपोषण भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को इस महामारी से निपटने के लिए अवरोधक का कार्य करते रहेंगे। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या न्याय में विलंब न्याय के महत्व को कम करता है? भारत में त्वरित न्याय की स्थापना हेतु उठाए गए कदमों पर चर्चा करें। न्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण आयामों में से एक है, जो व्यवस्था के प्रति नागरिकों के विश्वास में वृद्धि करता है। वहीं न्याय में विलंब न्याय के महत्व पर प्रश्न चिन्ह आरोपित करता है।
हाल ही में न्याय के विलंब की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीरो पेडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है ताकि विलंबित न्याय के मामलों में कमी लाई जा सके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लंबित मामलों की संख्या सर्वाधिक है, उसके पश्चात महाराष्ट्र का स्थान है। हाल ही में निर्भया मामले में दिए गए मृत्युदंड को लेकर न्याय में विलंब की समस्या पुनः चर्चा में आ गई है। हालांकि विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम नामक एक वेब पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों के विभिन्न न्यायिक वादों की निगरानी और संचालन करना है। इसके अतिरिक्त ग्राम न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, परिवार न्यायालय जैसे नवाचारों को भी लागू किया गया है। वहीं नालसा द्वारा टेलीलॉ पहल को भी लागू किया गया, जिसका उद्देश्य अधिवक्ताओं के लिए एक पैनल के माध्यम से संवैधानिक परामर्श की प्रदायगी को सुविधाजनक बनाना है। अतः यह कहने में कोई भी अतिशयोक्ति न होगी कि त्वरित न्याय का सिद्धांत भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो दृढ़ता प्रदान करेगा ही, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में सुधार करेगा और इसके साथ मानव विकास सूचकांक और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत की स्थिति को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करेगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देश की विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु तकनीकी आधारित परिवर्तन की आवश्यकता है। कथन का विश्लेषण करें। इसके उत्तर की बात करें तो भारत विश्व में ऊर्जा उपभोक्ता देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है, परंतु इसकी सर्वाधिक आपूर्ति आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। इसका एक बड़ा कारण ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तनों का अभाव है। वर्तमान में विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन ताप विद्युत ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है, जिसमें ग्रिड प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि वर्ष 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्रिड प्रभावी ऊर्जा परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार भारत, इंडोनेशिया और बांग्लादेश ने विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन की आधिकारिक संरचना में निवेश के लिए सहायक माहौल बनाकर व्यापक विद्युतीकरण की दिशा में त्वरित प्रगति की है। लेकिन वर्तमान में भारत जिस तरह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए नवीकरणीय हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियों की आवश्यकता है, जो भारत के विद्युत क्षेत्र को तकनीकी दृढ़ता प्रदान करेंगी, ताकि 2 या 2 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का समावेशन किया जा सके। इसके अतिरिक्त स्मार्ट प्रीपेड मीटर, लोड शेडिंग की स्थिति में सुधार के लिए बेहतर ग्रिड प्रबंधन की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रशिक्षकों की बेहतरी के लिए तथा कंपनियों को दंडित करने के लिए, ताकि लोड शेडिंग के स्थिति में सुधार किया जा सके, उसके लिए तकनीकी प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है कि समावेशी समृद्धि, मेक इन इंडिया के साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में सुधार के लिए विद्युत व्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन समय की मांग है, ताकि उच्च मानव विकास सूचकांक तथा विद्युत आपूर्ति के बीच समानुपातिक संबंध को और मजबूत किया जा सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे वीडियो में कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है, यह आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और इसका PDF, इस कंटेंट का PDF भी आपको मिल सके, क्योंकि वो कंटेंट इतना महत्वपूर्ण है कि आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पूर्ण विराम, ये सब चीज़ें कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, इसके बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी आपको प्रोवाइड कराएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।